तो चलिए बेटा समझते हैं। आज हम लोगों का हिस्ट्री का सेकंड क्लास है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कैसे क्या है। भाई हिस्ट्री को हम लोगों ने कल 3 भागों में बांटा था। इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहले को हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक या इसे किसी को प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। दूसरे को आद्य ऐतिहासिक कहते हैं और तीसरे को हम लोग कहते हैं भाई ऐतिहासिक। इसी को हिस्टोरिकल या हिस्ट्री में रूप से इसी को बोलते हैं ऐतिहासिक। इसमें बताए थे कि इन सभी में पुरातात्विक स्रोत मिलता है जानकारी के लिए। प्राचीन चीन के स्रोत तीनों में मिलते हैं और ये मुख्य स्रोत होता है किसी भी काल के बारे में जानकारी हासिल करने का। फिर बताया क्या भाई, पुरातात्विक स्रोत हो गया हम लोगों का। फिर इसके बारे में बताया कि भैया प्राक ऐतिहासिक के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं उपलब्ध है। इसमें आद्य ऐतिहासिक में लिखित मिलती है लेकिन ऐसा लिखा गया है कि उसे पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक, तो लिखित जानकारी है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक के बारे में लिखा भी गया है और उसे पढ़ा भी गया। लिखा गया है और उसे पढ़ा भी गया है। डबल क्रॉस का मतलब भैया लिखा गया पढ़ा गया दोनों चीज। ठीक है, एक क्रॉस का मतलब भैया लिखा गया है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। इसमें मतलब मुझे लगता है डॉक्टर रहेंगे जितना होंगे। चलिए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी न किसी बुक में किसी न किसी दिमाग में आइडिया आया होगा जो इसने इसको अच्छे तरीके से बांटा होगा कि ये प्राक ऐतिहासिक है, ये आद्य ऐतिहासिक है और ये क्या है ऐतिहासिक है। ठीक है, इसे किसी न किसी ने बांटा होगा। तो सबसे पहले जो बांटने का काम किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट या जॉन ब्रूस के नाम से भी याद, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने कोशिका की खोज टाइप में की थी ना, इसी रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने लिखने का काम किया था। इन्होंने क्या काम किया भाई, लिखने का काम किया था। अच्छा इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट नहीं थे, जॉन ब्रूस। और इसमें कभी कभी पेपर में ब्रूस ही आता है आपका। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। इसमें याद हो पत्थर के हथियार हुआ करते थे और इसीलिए पत्थर के हथियारों की वजह से इसको हम लोग क्या कहते थे भाई, पाषाण काल के नाम से जानते थे। पत्थर के हथियार की वजह से पाषाण काल के नाम जानते थे। और इसमें तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हुई थी भाई, तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल के नाम से भी लास्ट में जाना जाता है, ताम्र पाषाण काल। ठीक, और इसमें याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग में कांसे की खोज हुई थी। किसी खोज हुई थी भाई, कांसे की, इसलिए इसको कांसे की खोज हुई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन कहा जाता है, कांस्य युगीन। और इस खोज में ऐतिहासिक में लोहे की खोज हुई थी, इसलिए इसको लौह युगीन कहते हैं, लौह युगीन। और लोहा किसके द्वारा खोजा गया था, लोहा खोजा गया था वैदिक आर्य के द्वारा, आर्य मतलब जो संस्कृत बोलते थे उनके द्वारा खोजा गया था। अब चलिए समझते हैं भैया। अब इसको 3 भागों में जो बांटने का काम किया था उसका काम किया था थॉमसन। कितने भागों में बांटने का काम किया था, 3 भागों। क्रिश्चियन थॉमसन नाम था उनका। उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है कि इतिहास का त्रियुगीन तो मतलब हो गया 3 युगों में। त्रियुगीन विभाजित करने वाले लेखक का नाम या विभाजित करने वाले पुरातात्विक कौन थे, याद रखिएगा, विभाजित करने वाले का नाम थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन भी कहते हैं इनको। इनका नाम था थॉमसन। लेकिन बताओ, जैसे हम लोगों ने इसकी खोज कर भाई, पत्थर के हथियार मिले होंगे हमको, है गेहूं का साथ मिला होगा, तो कहीं ना कहीं चीज रखा जाएगा भाई। हम जैसे पुरातात्विक सामान को खोज करेंगे तो बताओ कहीं ना कहीं हम लोग उन सामान को सेटल करेंगे कहीं कि यहाँ पे वो चीज रखी जाएगी। तो एक कोपेनहेगन में विश्व संग्रहालय है, कोपेन किसमें, हेगन, और ये डेनमार्क शहर का नाम है, सुने, डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक विश्व संग्रहालय है, उसी में रखा गया। विश्व संग्रहालय में ये सारी चीजें रखी गई। अच्छा, पेपर में कभी कभी आता है कि पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध चीज कौन सी है, तो आप बताएंगे विश्व संग्रहालय कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क शहर में है विश्व संग्रहालय। ये पूरे विश्व का है
अच्छा कैसे सोचो कैसे रखते होंगे, जैसे मान लो यहाँ दब गया कोई चीज, खुदाई होगी, इस कमरे में ईंटें निकलेंगे, हर चीज निकलेगा, तो ये संग्रहालय वाले क्या करते हैं, म्यूजियम जिसे हम लोग कहते हैं, तो म्यूजियम वाले क्या करते हैं 10 में से 1-2 ईंट उठा ले जाते हैं और बताते हैं भैया उस काल में ये ईंटें वहां की थी। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी होता पूरा घर उठा ले जाएंगे, ऐसे नहीं होता, वो पत्थर के मतलब थोड़े थोड़े आंशिक चीजें उठा के लेके जाते हैं। तो ये कोपेनहेगन के डेनमार्क में है विश्व संग्रहालय, और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध भाई, पुरातात्विक स्रोतों के लिए। ठीक, लोहे की खोज अपने यूपी में हुई थी, पता है अंतरजी खेड़ा, ठीक है ना, अतरंजी वैसे कहते हैं, तो हम तो कहते हैं अंतरजी खेड़ा में हुई थी। ठीक, लोहे की खोज और आर्यों के द्वारा खोजा गया था। इसको हम लोग श्याम ऐसे कहते थे, लोहा देखो एकदम काला काला होता है, तो श्याम वर्ड काला, कौवा भी काला होता है ना, कृष्ण बोलते हैं उसको, तो इसलिए इसको श्याम ऐसे कहते हैं। और तांबे को हम लोग कहते थे लोहित ऐसे, इसको हम लोग, तो चलिए भैया समझते हैं ये थॉमसन। लेकिन बात ये उठता है कि भैया अपना इंडिया भी इतना बड़ा है, अपने इंडिया में भी कोई ऐसा म्यूजियम होना चाहिए जहां ये चीजें रखी गई हो, जैसे इंदिरा गांधी म्यूजियम यहाँ अपने यहाँ दिल्ली में, वहां में इंदिरा गांधी से संबंधित सारी चीजें जो है रखी गई है। अब समझते हैं इसमें, तो याद रखिएगा भारत के लिए इन संग्रहालयों का, भारत के लिए एक संग्रहालय बनाया गया, मानव संग्रहालय, उसका नाम शुरुआत में रखा गया था मानव संग्रहालय। मानव क्या संग्रहालय ये रखा गया था, और ये भारत का, ये कहाँ किसका है भाई, भारत का। और भारत के किस शहर में है, भोपाल में। भारत के किस शहर में भाई, भोपाल। भारत के शहर भोपाल में जो है मानव संग्रहालय, क्या भाई, मानव संग्रहालय है, जिसे अभी जब इंदिरा गांधी जी वो हुई थी अपनी चीफ मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी जब यहाँ कार्यरत थी उस समय इसी का नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया था। इसका नाम रख दिया गया था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मौके से नाम इसका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इसका मानव संग्रहालय नाम शुरुआत का, लेकिन बदल के क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। और पेपर में कभी कभी आता है, जिससे अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो वित्त मंत्रालय के अधीन आप पर केस होगा, शिक्षा से संबंधित कोई घपला शिक्षा मंत्रालय आप पर अधीन करेगा डिवाइस ऑफिस से, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी किसी न किसी सेक्शन के अंतर्गत आता होगा। ठीक, जैसे अपने यहाँ होता नहीं है वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय, लोकसभा राष्ट्रपति, किसी न किसी मंत्रालय का अधीन आता होगा। तो याद रखिएगा ये जो पूरा पुरातात्विक वाला सेशन होता है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन होता है। हाँ, सांस्कृतिक मंत्रालय के क्या, मंत्रालय के अधीन होता है, उसी के सेक्शन के अंतर्गत आता है पूरा देख रहे। तो चलिए समझते हैं एक बार फिर से। इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में, एक प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। पता है पुरातात्विक चीज ये तीनों कालों में मुख्य स्रोत होती है जानकारी का। फिर लिखित स्रोत प्राक ऐतिहासिक के बारे में नहीं मिलता है, जब लिखा नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कहां से, तो हम लोग पूरा केवल पुरातात्विक स्रोत। पहिए की खोज किस काल में हुई थी हम लोग की, नवपाषाण काल। कल बताया था, इसी को 3 भागों में बांटे थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आग की खोज कब हुई थी, पुरापाषाण काल में, और पहिए की खोज नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था, कुत्ते को। किसको बनाया था, कुत्ते को। और खेती कितने वर्ष पूर्व हुई थी पहली, 7000 वर्ष ईसा पूर्व, बीसी। तो भैया इसमें बताया गया था, इसमें बताया था कि पत्थर के बहुत बड़े हथियार होते हैं। लास्ट में हम लोगों ने तांबे की खोज की ली थी, इसलिए लास्ट वाले कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बताया था कि इतिहास को लिखने का काम, सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का काम किसने किया था, जॉन ब्रूसफुट ने। जॉन ब्रूसफुट ने किया था, और उसे 3 युगों में, जैसे उसके सामान इकट्ठा रखा रहा हो, वहां से निकाल के रखा हो, कहा हो प्राक ऐतिहासिक है, ये आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तो 3 भागों में बांटे काम किए थॉमसन। कौन किए भाई, थॉमसन। इनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन, ये थॉमसन शॉर्ट में कहते थे, थॉमसन के। और अब बताया कि पूरे विश्व के लिए ये सामान को कहां पे रखेंगे, उस सामान को कहां रखे, डेनमार्क के कोपेनहेगन म्यूजियम, संग्रहालय जिसे हम लोग कहते हैं। और ये पुरातात्विक किसके लिए प्रसिद्ध है, स्रोतों के लिए। और अपने भारत का जो म्यूजियम है उसका नाम क्या भाई, मानव संग्रहालय है, और भोपाल में।
कहाँ में है? भोपाल। उस समय इंदिरा गांधी जी ने इसमें बहुत सहायता की थी, मतलब इनको बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए इस म्यूजियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। और ये पूरा सेशन जो इतिहास की खोज करते हैं, ये भी किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होगा। ठीक, उस मंत्रालय का नाम क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय का अधीन। किस मंत्रालय के अधीन होगा? सांस्कृतिक मंत्रालय का अधीन। नोट कीजिए इसको, क्या होगा उसे इतना नोट कीजिए, इतना ही नोट करना होगा। चलिए देखिए कैसे क्या करना है। तो हम लोग इतने बार में विश्व मानव संग्रहालय कौन सा है भाई? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में स्थित है, डेनमार्क के कोपेनहेगन। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक सामग्री, स्रोतों के लिए सामान से देखिए। भारत का मानव संग्रहालय कौन सा है? मानव संग्रहालय का नाम ऑगस्ट क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इतिहास को 3 युगों में बांटने वाले का नाम क्या था? थॉमसन। थॉमसन याद रखिए, बहुत ऑप्शन देता है। और उसको लिखने का काम कौन किया था? जॉन ब्रुसफोर्ड। चलिए सुन आगे क्या है। कभी कभी आ जाता है कि भैया ये रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड या जॉन ब्रुस कौन थे? ये कौन थे? ये याद रखेगा, जो भी पुरानी चीजों की खोज करेगा तो उसको पुरानी चीजों के बारे में जानकारी बहुत होगी। तो पुरातात्विकविद होंगे, सही तरीके पुरातात्विकविद, मतलब ये पुरानी चीजों के विद्वान रहे होंगे, है। और जब विद्वान रहे होंगे तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया रहा होगा कि कहाँ पे मिलेगा। उनको भूगर्भ के बारे में भी जानकारी ले होगी, भूगर्भ मतलब भूमि के बारे में भी जानकारी दी। तो पेपर में अगर आता है तो आप याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड पुरातात्विकविद थे और साथ में भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। कभी कभी आ जाता है कि भैया कनिंघम कौन थे? कनिंघम याद रखिएगा नाम, इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये लगा देते हैं आगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये कौन थे? तो याद रखिएगा, ये अपने भारतीय पुरातात्विकविद थे। भारत के अपने पुरातात्विकविद थे। और 2 वैज्ञानिक थे, एक थे राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये भी थे। आगे हम बताएंगे इस चीज को। तो ये एक कनिंघम थे, ये भारतीय पुरातात्विक थे। और इसके बाद जानते हैं, एक कनिंघम के बारे में कहा जाता है, ये ऐसा वैज्ञानिक था जिसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत योगदान दिया था, लेकिन उसके महत्व को कभी समझ नहीं पाया। ठीक, ये एक कनिंघम थे। और कोपेनहेगन तो आप लोग जानते ही होंगे। कोपेनहेगन कहाँ स्थित है भाई? डेनमार्क। और ये विश्व संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय भाई? विश्व संग्रहालय। ऐसे छोटी छोटी चीजें हम लोग संग्रहालय है, ये विश्व संग्रहालय है। अब चलिए समझ लेते हैं कुछ खोज के बारे में। पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में भाई, पूरा पाषाण काल में किस चीज की खोज हुई थी? आग की। और मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने सीखा था छोटे पत्थर के हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि क्या कार्यक्रम। और देखो इसी काल में, मध्य पाषाण काल में ही कहीं कहीं पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उतना परिपक्व रूप से सिद्ध नहीं था। और पशुपालन का साक्ष्य मिला है आदमगढ़ में। कहाँ मिला है? आदमगढ़। जानवरों के बहुत हड्डियां मिली है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कैसा है, लेकिन ऐसा होता आदमगढ़ एमपी में है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और ये काल बहुत छोटा था, इसलिए इसको याद रखिएगा, इसको माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद मध्य पाषाण को कहते हैं माइक्रोलिथ। चिल्कोलिथ कहते हैं ताम्र पाषाण काल को, इसको कहते हैं। फिर आ गया हम लोगों का नव पाषाण काल। कल इस चीज के बारे में आपको डिटेल से बताए थे। नव पाषाण काल, इसमें मनुष्य ने सबसे पहले किसको पाला था? किसकी खोज की? कृषि की। खेती करना सीख गया आदमी। और इसी में याद रखिएगा, हमें विशाल शवों का ढेर मिला है। विशाल शवों का क्या ढेर मिला है, शवों का ढेर मिला है। और इस शवों के ढेर को हम लोगों ने मेगालिथ कहा है। क्या कहा है भाई? मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब शवों के ढेर का अपना चट्टान।
ठीक है, मेगालिथ का है। और ये लेकहिया में पाया गया है। कहाँ पाया गया? लेकहिया, एमपी में है भी, लेकहिया में पाया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की थी और इतनी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? रॉबर्ट बुशफोर्ड कौन थे तो आप बताएंगे, पुरातत्वविद भूगोल। और कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातत्व थे। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो इसके महत्व को कभी समझ नहीं पाए। कोपेनहेगन को विश्व संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने किसकी खोज की? आग। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्ट की खोज, आदमी दफनाने अपनाने लगा था। और महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा थी कि आदमी को मरने के बाद घर की फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। ठीक, पशुपालन की खोज भी इसमें कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन परिपक्व नहीं है वो। आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और इसी को याद रखिएगा, माइक्रोलिथ कहते हैं मध्य पाषाण काल को ही। और नव पाषाण काल में हम लोगों ने कुत्तों को पाला था, खेती किया था, विशाल समूह का ढेर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेगालिथ। मेगालिथ कहते हैं, लेकहिया मिला था। अच्छा एक बात और समझना, इसी में हम लोगों ने पहिए की खोज की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहिए की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में किसकी खोज? आगे। ठीक, नोट करना हो नोट करो, नहीं तो आगे बढ़ जाए हम लोग। 100 मिला था, कंगाल मिला था। अरे 100 मतलब कंकाले मिले होते हैं। चलिए भैया, अब हम लोग कृषि के बारे में समझते हैं, कृषि की क्या क्या कहानी थी। मिटा दें, कृषि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कृषि में कौन कौन सा टॉपिक आ जाता है हम लोग का कृषि वगैरह। कृषि देखिए, जब हम बात करें कृषि की तो कृषि में सबसे पहले खेती हुई थी जौ। सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? जौ। फिर जौ के बाद हुई थी किसकी? गेहूं की। और उसके बाद मिला हम लोगों को चावल। अब चलिए समझ लेते हैं कैसे। अब ये मुद्दा उठता है कि भाई ये खेती कहाँ की गई थी? तो ये दोनों साक्ष्य आपके तकरीबन 7000 वर्ष पूर्व बताए थे आपको। 7K लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, 7K BC, 7000 वर्ष पूर्व। और जौ की खेती याद रखिएगा ईरान में हुई थी। जौ की खेती कहाँ हुई थी? ईरान में। और गेहूं की खेती मेहरगढ़ में हुई थी। फिर कुछ समय बाद साक्ष्य दोनों के मिले, इसलिए जौ और गेहूं इकट्ठे कर दिया जाता है। इसकी खेती कहाँ हुई थी भाई? ईरान में। और इसकी खेती मेहरगढ़ में। और बताया था भैया ये मौके से कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसी को सबसे लंबी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बताया था दो पहाड़ियों के बीच में सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर लंबी सभ्यता, तो लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में थी। और चावल की खोज याद रखिएगा, चावल की खोज यूपी के किस में थे? कोल्डिहा। चलो यूपी में भी कुछ खोजी, देहवा, यूपी के कोल्डिहा। भैया इसी के बाद देखिए इतना खोज हुआ। अभी हाल ही में एक स्थान की खोज हुई जिसका नाम था, हम लोग लेते हैं लहुरा देव। लहुरा देव। और इसमें याद रखिएगा चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? चावल। लहुरा देव की खोज हुई और इसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया गया, तो उसकी जांच की गई, पता लगा कि वो चावल की जो खेती है 8000 वर्ष पूर्व हुई थी, बिफोर BC। मतलब ये हो गया कि ये इनसे भी पहले खेती हुई थी किसकी? चावल की। ठीक है, इनसे भी पहले खेती किसकी हुई थी भाई? चावल की। तो पेपर में कभी कभी दिक्कत ये आ जाती है कि पूछता है कि सबसे पहली खेती कहाँ हुई है। अगर आपका ये नहीं दिया है ऑप्शन में लहुरा देव, तो आप लगाएंगे मेहरगढ़, ईरान इसमें। ठीक, मान लीजिए आपका कह दिया कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम माने सबसे पुराना साक्ष्य, तो आप बताएंगे लहुरा देव। और किसकी खेती हुई थी भाई? चावल की 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखिएगा 8000 वर्ष पूर्व। और ये प्राचीनतम खेती के साक्ष्य है। भैया याद हो तो भाई जब हम लोगों ने खेती की खोज की, तो इसको रखने के लिए किसी ना किसी चीज का वो बनाएंगे, बर्तन वगैरह, तभी तो हम लोग लेके जाएंगे कि खेत में पड़े रहने देंगे। बर्तन बनाएंगे, उसी को हम लोगों ने कहा था मृदपान।
उसी को हम लोगों ने क्या कहा भाई, मृदभांड। अच्छा बताओ, मृदभांड उस कलर, उस जमाने में कलर नहीं थे जितने आज कलर हैं, पिंक कलर, रोज, अरे बहुत कलर हैं आज, इन्फिनिटी है समझो। तो उस जमाने में ये कलर थे ही नहीं, तो इसको गेरुवर्णीय बनाया गया। कैसा बनाया गया भाई, गेरुवर्णीय। गेरुवर्णीय मतलब लाल लाल, गेरू रंग दे क्या एकदम पका दिया, कौन भी मिट्टी का लाल हो जाता, तो इसे गेरुवर्णीय बनाया गया इसको, गेरुवर्णीय। और सबसे पहले अब मुद्दा ये उठता है, क्या आपसे यही पूछेगा कि किस रंग का, आपसे पूछेगा कहाँ पाया गया, ये भी पूछ सकता है भाई कहाँ पाया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो मृदभांड मिला था हस्तिनापुर में। इसका कहाँ मिला था भाई, हस्तिनापुर। और इसमें पेपर में ऐसे देता है कि गेरुवर्णीय मृदभांड का नामकरण हुआ, मतलब नामकरण हुआ मतलब जब जहाँ पाओ वही नाम रखा जी, तो कहाँ पाओ हस्तिनापुर में। याद रखिएगा आप लोग हस्तिनापुर। अच्छा आपको हम बताए थे, इतनी चीजें हो गई कि भैया कृषि के बारे में याद रखेंगे। सबसे पहले किस चीज की खेती की थी, जौ की, फिर गेहूं और फिर चावल। जौ की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है, ईरान, और गेहूं का मेहरगढ़, और चावल का कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिया। बताया तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत चावल खाते हैं, बिहार वाले तो भाई साहब गजब का खाना खाते हैं, कल बताया ना, थारी हो से बड़ी के और बारीक ऊपर हो थोड़ी के, अब पूरा चावल भर के वहां दाल बढ़ा दिया ऊपर से, और थोड़ी के बताया ना चोखा रख दिया, थोड़ी से सब्जी रख दिया, थोड़े से और मटेरियल, और बीच में ठीक बड़ा के मिर्च और बाद सब सान के बहुत भाई सब बहुत लोहुरा देव है फिर तो सभी गेहूं चावल जो सबसे पहले सबसे पहले चावल मिला, लेकिन इनके खोज का मान्यता दी गए तब के खोजे ना, या भाई जल्दी खोजा तो उसे पता लगा कि जो यहाँ चावल की भूसी मिली है वो 8000 वर्ष ईसा पूर्व मिली है, कहीं तो 7000 है, मतलब प्राचीनतम खेती यहाँ भरी हो सका तो भाई ये उस प्राचीन कहीं कुछ मिला ना, इसलिए प्राचीनतम साक्ष्य। और याद रखिएगा उस काल में जो मिट्टी का बर्तन बनाया गया था वो कैसा था, गेरुवर्णीय, और कहाँ मिला था वो, हस्तिनापुर। नोट कीजिए इसको, क्या बोलते हैं जी, मेगालिथ मध्य भाषण काल में थे। हाँ मेगालिथ, माइक्रोलिथ, मेगालिथ सौ के ढेर को कहता है, मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ जी। चिरकोलिथ किसे कहेंगे, ताम्र पाषाण को, ताम्र पाषाण को। मेगालिथ से भी किसी ने मेगालिथ और विशाल समूह का ढेर। अच्छा सब ढेर ऐसे तो बुला गया था जल्दी से याद बुलाई जाती है, पर वीडियो बुलाई जाती है, लग गया। यूपी में भैया अपने लोहा खोजा रहा है, चावल की खेती एक बार यूपी वाले देखा चावल बहुत उपजाऊ, लेकिन यूपी में मौके से गन्ना बहुत हो जाता है, सबसे ज्यादा स्रोत है यूपी गन्ना। और जगह देख ले 10-20 बीघा हो या 5 बीघा 6 बीघा तो गन्ना हो, अरे बहुत कम करे यार जैसे इसका लग गया था सब लोग लगा ली। इसके आगे देखते हैं कैसे क्या होना चाहिए। और याद हो तो आपको बताया था आदि मानव द्वारा बनाया गया चित्र कहाँ मिला था, कल बताया थे भीम बेटिका में, भीम बेटिका में, भूल गया आप लोग, मध्य प्रदेश में, हाँ एमपी में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। याद रखिएगा आदि मानव के चित्र। अच्छा आदि मानव के चित्र कैसे रहे होंगे, हैं बंटी आड़ी कितना अच्छा बनाएंगे नहीं वो लोग, तो वो लोग ऐसे बना के हाथी बना के छोटा सा सूंड निकाल दिए होंगे, ऐसे बन गया हाथी, ठीक है ऐसे कुछ बनाए होंगे। और जो भी बनाए होंगे किससे बनाए, लाल रंग से बनाए होंगे। लाल रंग कैसे, अरे मिट्टी का बर्तन तोड़ो उसी से खुर्द दो लाल लाल हो जाता है, तो वही चीज है। आदि मानव के चित्र, आदि मानव के चित्र याद रखिएगा भीमबेटका मिले हैं, कहाँ मिले हैं, भीमबेटका। और गर्द आवास के साथ जी उसमें गर्द आवास के साथ बुर्जहोम में मिले, किसमें मिले भाई, बुर्जहोम। अच्छा बताओ भीमबेटका में जो चित्र बना है उस चित्र को क्या कहते हैं, गुफा चित्रकारी, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई,
गुफा चित्रकारी, गुफा में जो चित्र बनाया गया उसे क्या कहते हैं? गुफा चित्रकारी। और इसमें गुफा चित्रकारी में सबसे ज्यादा याद रखिएगा जानवरों के चित्र मिले हैं, जानवरों के चित्र, जानवरों के चित्र ही बनाए गए ना, ठीक, जानवरों के चित्र मिले हैं। तो ये सब बोलेंगे नहीं और याद करके आइए भाई, पढ़ के। चले देखते हैं, लग गया। बिहार का एक स्थल था जिसे हम लोग पूरा स्थल को मान्यता दिए थे, उस स्थल का नाम क्या था? चिरांद, छपरा में। लग गया जी, ठीक। चलिए देखते, मिटा दें। जी। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि भाई चिरांद में क्या क्या मिला था, लिखित वाले में पीसीएस वाले पूछता है, तो चलो उसको निपटा लेते हैं हम लोग भाई। चिरांद में क्या क्या मिला था? तो भीमबेटका में क्या मिला था भाई? आजमानों के चित्र, आजमानों द्वारा बनाए गए चित्र और जानवरों के चित्र, जिसे हम लोग गुफा चित्रकारी भी कहते हैं। इसी को हम लोग गुफा चित्रकारी भी कहते हैं। अब चलिए समझते हैं आगे क्या। हम बताए थे बिहार का एक बड़ा स्थल है, बहुत फेमस स्थल है बिहार का, और उसको बताए थे चिरांद। क्या है भाई? चिरांद। ये चिरांद कहाँ है? सारण जिला में जाता है। जैसे अपना अयोध्या जिला है वैसे सारण जिला में आता है। सारण जिला के किसमें? डोरीगंज। सारण जिला के छपरा में एक डोरीगंज बाजार है, छपरा में आएगा, और ये डोरीगंज बाजार के आसपास, डोरी इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता। और चिरांद में मिला क्या था? चिरांद में मिला था हड्डी मिली थी। क्या मिली भाई? हड्डियां। अरे आदमी रहे होंगे तभी तो मिली होगी हड्डियां मिली थी। और क्या मिले थे? इसमें गेहूं की बालियां भी मिली थी। गेहूं की बालियां है ना, बालियां। इसमें गेहूं की बालियां मिली थी। और क्या मिला था? पत्थर के औजार मिले थे। पत्थर के औजार, तभी इनको पूरा पाषाण काल वाले में रखा गया। पत्थर के औजार मिले थे, इसमें चीज याद रखिएगा। चिरांद में क्या क्या मिला है भाई? हड्डियां मिली हैं, गेहूं की बालियां, और कभी कभी पेपर में देता है गेहूं की बालियां पाई गई हैं। तो याद रखिएगा कहां पाई? चिरांद, और बिहार के चिरांद। नोट कर लीजिए, पत्थर के औजार भी इसमें पाए गए हैं। पहले बड़ा कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि खेती के साक्ष्य कहां कहां मिले? मध्य पाषाण काल में। देखो, खेती के साक्ष्य मान्यता हम लोग तब दिए जब खेती व्यापक रूप से सुव्यवस्थित ढंग से की गई हो। मतलब क्या हुआ? सुव्यवस्थित मतलब हो गया एक बीघा जैसे धान बोआ हुआ है, एक बीघा गेहूं अब बोआ हुआ है, ऐसे व्यवस्थित तरीके से हो गया। और जो कहूं बोआ रहा तो अव्यवस्थित रहा। तो अव्यवस्थित खेती के साक्ष्य कहां मिले हैं? चलिए इसको समझ लेते हैं। नोट कर ले इसको। अव्यवस्थित मतलब अनियमित तरीके से, थोड़ा थोड़ा बोया रहा, जैसे 5 बीघा का 5 बीघा। और व्यवस्थित मतलब खूब व्यापक रूप से, जैसे 10-20 बीघा बो दिया खूब बड़े क्षेत्र में, होगा व्यवस्थित तरीके से। तो चलिए समझते हैं खेती के साक्ष्य। और कभी कभी अव्यवस्थित खेती के साक्ष्य पूछता है, खेती के साक्ष्य वो भी अव्यवस्थित। ये मिला था मध्य पाषाण काल में। कब मिला था भाई? मध्य पाषाण काल में। इसी को हम लोग माइक्रोलीथ के नाम से भी जानते हैं, मध्य पाषाण काल। और सबसे पहली खेती का साक्ष्य मिला था, बताया था आपको, आदमगढ़। कहाँ मिला था भाई? आदमगढ़ में मिला था। आदमगढ़ कहाँ है भाई? एमपी में। बताया था ना अभी, एमपी में। और आदमगढ़ के बाद बागौर मिला था। किसमें मिला था? बागौर। बागौर मौके से राजस्थान में। किसमें है? राजस्थान में। फिर तीसरा जो मिला था वो सराय बहादुरगढ़ है। सराय बहादुरगढ़। सराय बहादुरगढ़। और ये कहाँ अपने यूपी में,
इन 3 स्थानों पे खेती के साक्ष्य मिले थे, लेकिन कोई अव्यवस्थित खेती थी, कोई व्यापक रूप में नहीं थी, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली। और खेती के साक्ष्य जो है नवपाषाण काल में पूछ लेता है। भाई नवपाषाण काल की जो खेती थी व्यवस्थित थी, तभी आदमी ने आवास बनाए थे, आदमी ने कुत्ता भी पाला था इसके लिए। तो खेती के साक्ष्य जो मिला था, व्यवस्थित खेती का साक्ष्य, वो याद रखिएगा नवपाषाण काल में मिला था। किसमें मिला था भाई? नवपाषाण काल। और सबसे पहले खेती का साक्ष्य मिला था लहुरा देव, अभी बताए थे कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष ईसा पूर्व। किस चीज की खेती हुई थी? चावल की खेती हुई थी। इसके बाद लहुरा देव तत्पश्चात किसमें हुआ? मेहरगढ़ में गेहूं और किसकी? जौ की खेती, गेहूं और जौ की। और याद रखिएगा कभी कभी पूछ लेता है मध्य पाषाण काल के बारे में, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। मध्य पाषाण काल में 2 स्थान बड़ा फेमस थे, एक था दमदमा, एक क्या था भाई? दमदमा। दमदमा में, ये भी यूपी में है, याद रखिएगा यहाँ पे 100 मिले, बहुत मात्रा में 100 मिले। 100 मतलब व्यवस्थित तरीके से 100 मिले हैं, बहुत मात्रा में दमदमा में। और यहीं पे एक स्थान था महदहा, महदहा था। और यहाँ पे याद रखिएगा जब आदमी लोग मर जाएंगे तो उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, कैल्शियम की बनी होती है, ठीक। तो पहले तो अपने यहाँ खुरपा था नहीं, ठीक, ना तो तीर धनुष था, ना कोई हमारे पास लोहा खोजे थे, हम लोग तांबा ही खोजे थे उस समय। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार होते थे, याद रखिएगा, वो हड्डी के होते थे। तो हड्डी के औजार का जो साक्ष्य मिला है वो याद रखेंगे महदहा से मिला है। हड्डी के औजार का साक्ष्य कहां से मिला है भाई? महदहा से। बात समझ में आई आपको कि नहीं? मदहा में, मदहा और ये दमदमा, ये दोनों मध्य पाषाण काल के हैं। और दमदमा से मिला है समूह का ढेर, और मदहा से क्या मिला है? हड्डी के औजार से। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। ये आदमगढ़ कहाँ है भाई? एमपी। और बागोर राजस्थान, सराय बहादुरगढ़ यूपी में है। और सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य लहुरा देव, सुव्यवस्थित तरीके से कहाँ मिला है भाई? लहुरा देव। उसके पश्चात कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। लहुरा देव में किस चीज की खेती बताया था भाई? चावल की खेती। और मेहरगढ़ में जौ और किस चीज को हम लोग यौ शब्द से संबंधित करते हैं? जौ से। किसे भाई? जौ से। दमदमा में क्या पाया गया? सबों का ढेर। और मदहा में क्या पाया गया? हड्डी के औजार। और उस काल में लोग, महाराष्ट्र के लोग घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में शवों को दफनाते थे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फर्श हमारे यहाँ जो बना रहा है लेख के ऊपर, थोड़ा एक सेगमेंट जो अमुदा सेगमेंट में ले जाओ दे। तो लिखा है, लिख रहे हैं ना? लिखाई दे सबका तांडव न करा। ये शुरुआत वाला थोड़ा सा इरफे रहता है, क्योंकि इसमें आपको स्थानों का नाम याद रखना होता है। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे, 2-4 सेशन पढ़ लीजिए, वैदिक काल में पढ़ाएंगे, इसके बाद से आपका एकदम सीक्वेंस में चलने लगेगा। उनके जो काम और करता है। लग गया बेटा? लग गया है? चले समझता हूँ आगे समझते हैं। लग गया है जी? याद रखेगा
एक विद्वान थे जिनका नाम था प्यूरी। उनका नाम क्या था भाई? प्यूरी। क्यूरी नहीं थे, क्यूरी मैडम प्यूरी इतिहास में नहीं थी, रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान। ये प्यूरी थे। इन्होंने कहा भैया कि इतिहास जो है वो ना तो विज्ञान से कम है। इतिहास जो है ना तो विज्ञान से क्या है? कम है, और ना ही विज्ञान से अधिक है। ना ही विज्ञान से क्या है भाई? अधिक। इन्होंने कहा कि भैया जो इतिहास है वो ना तो विज्ञान से कम है और ना ही विज्ञान से अधिक। ये स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, पेपर में कभी-कभी आता है। किसने कहा था भाई? प्यूरी ने। इसको भी याद रखेंगे, प्यूरी। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका अच्छा, नहीं से मध्य एशिया। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है भाई? मध्य एशिया। अब हम लोगों का इतिहास में एक प्राचीन इतिहास निपटा दिया। अब सिंधु सभ्यता हम लोग शुरू करें, ठीक है? सिंधु सभ्यता मिटा दें, आज शुरू करें कल सिंधु सभ्यता। चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह बता दिया जाए तब। लग गए? चलो ये सोचते हैं कैसे क्या है इसका। खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव की मेहरगढ़। प्राचीनतम कहेगा तो लहुरादेव ठोक के आना है, और नहीं तो मेहरगढ़। अच्छा, तो इस काल में पाया जाने वाला मृद भांड का रंग कैसा था? गेरुआ, लाल लाल एकदम गेरू कलर में। भगवान दूसर चलो देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज देखो भैया क्या हुआ कि हमारा इंडिया जो है हम ज्यादा बैकअप नहीं बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तिरछा ऐसा करके ऊपर भी यहाँ पे बना है तस्वीर उसमें भाई। इतना खराब तो नहीं ऐसा आगे भी होगा। यहाँ जाके नेपाल वगैरह है, इधर सिक्किम आता है हम लोग बना रहे हम लोग श्रीलंका से कौन मतलब बना। यहाँ पे अपना एक बहुत ही प्यारा देश है पीओके पाकिस्तान, और यहाँ पे चाइना से इधर चाइना वगैरह है, तो चाइना से एक नदी आती है, इसी को सिंधु नदी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सिंधु। और सिंधु नदी के आसपास पाए जाने वाली सभ्यता को ही हम लोग कहते हैं सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का नाम बताएंगे कैसे रखा गया। जैसे अपने यहाँ गणेश के पापा हैं, गणेश के पापा, कार्तिकेय के पापा, वैसे सिंधु नदी के पास पाए जाने सिंधु की सभ्यता। ठीक, चलिए समझते हैं। सबसे किनारा उत्तरी जो देश है ये कश्मीर में अपना एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं मांडा। एम मतलब मांडा समझ लीजिएगा। मांडा क्या है भाई? मांडा शहर का नाम। फिर अपने यूपी में एक स्थान है उसको हम लोग कहते हैं आलमगीर। अरे भाई तो ऐसा ना पढ़ता जो पढ़ाते का पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद अपना यहाँ पे है दायमाबाद। कौन सा भाई? दायमाबाद, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद। और सबसे किनारे यहाँ पे है पाके में सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर पूरा नाम है, ये हमने देश बताया। इसी के अंदर आपका जो सभ्यता पाएगी सिंधु सभ्यता। लगभग मान के चलो ये हल्का सा विचलित है आलमगीरपुर, यहाँ मान लो लगभग त्रिभुजाकार है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। कैसा रहे भाई? त्रिभुजाकार है। और इसका जो वर्ग था वो 13 लाख वर्ग का क्षेत्रफल था। कितना क्षेत्रफल था भाई? 13 लाख वर्ग का क्षेत्रफल था, 13 लाख वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, इतना था। और इसकी
इसको भाई सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थान चाइना के पास, चाइना से होके आती है नदी। तो चाइना से होके आती है नदी, तो इसको, इस सभ्यता को हम लोगों ने कह दिया था भाई सिंधु घाटी सभ्यता। बताया था कैसे कह दिए, सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता ज्यादा थी, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कह दिए सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी सिरा, भैया मानचित्र में ऊपर वाला नॉर्थ, ये साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। सबसे उत्तरी सिरा मांडा, दक्षिणी सिरा दायमाबाद, पूर्वी सिरा हम लोग का आलमगीरपुर, और ये था सुतका। और ये जितने भी नगर थे वो लगभग नदियों के आसपास थे। अभी बताएंगे कौन कौन सी नदी थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उसकी खुदाई में 350 शहर मिले। 350 क्या मिले हैं शहर। लेकिन तो कैसे शहर अंदाजा लगाओ, खोद के सब खोद दिन का ऐसे नहीं होता। वो लोग खोदने के लिए हल्के सामान का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया खोदता है, अब जो करे अंदर माटी अगर भरी जाए तो दीवार के ऊपर जब खोदे कठोर रहे हो जी, ओकरे बगल करे तो ओकरे तुलना में नरम नहीं मिट्टी, तो जहां कठोर रहा वो छोड़े चला गया, जहां नरम होगा खोदे चला गया, तो वही आकार का कमरा पूरा निकलेगा। तो यस खोदे वही ठीक, ऐसे थोड़ा वही दीवार तोड़ दो, पता नहीं लगा ये दीवार नहीं, ऐसे हां एक कमरा कोठरी तो एक मानक पता नहीं कैसे कर रहा है ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 350 शहर मिले हैं। अच्छा, किसी ने बताया होगा, किसी ने कि भैया कि यहाँ पे कुछ चीज है, बताया होगा ना कि इस भूमि के नीचे कुछ हुआ है, क्यों जानकारी से थोड़ा चलो हमने खेतों में खोद लिया ठीक, वो बताए यहाँ कुछ। तो जानकारी का काम किया था, जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन, इन्होंने जानकारी दी। फिर जानकारी देने के बाद जब सरकार के पास कोई चीज जानकारी दी जाती है तो उसका पहले जांच होती है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं, तो 350 में भेज जब खोल लो कुछ मिलवे ना करे। जानकारी दिए, जानकारी बाद उसका सर्वेक्षण का काम जो किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अलेक्जेंडर क्या किसने किया था? कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व थे। इन्होंने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण बोले तो सर्वेक्षण भैया जांच पता लगाए कि सही है कि गलत। इन्होंने सर्वेक्षण किया। फिर इसके बाद एक लोग बैठे, वो आए जॉन मार्शल कनिंघम ने कहा भैया सही बात है, यहाँ पे कुछ है, मतलब इन स्थानों पे कुछ ना कुछ है। तो फिर एक आए विद्वान, उनका नाम था जॉन मार्शल। इनको खुदाई का काम सौंपा गया कि भैया खोद इधर जा खोद दे। और जॉन मार्शल जो रहे उन्हें ये नामकरण कह रहे कि भैया इस सभ्यता सिंधु नदी किनारे बा, एक मार सिंधु सभ्यता। पता है जैसे गणेश के पापा कहते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं होगा ठीक है। तो जॉन मार्शल की खुदाई का काम सौंपा गया, लेकिन जॉन मार्शल बड़ा अधिकारी है, वो तो खोदे जाइए अपने का। अब जैसे मान लिया हम सीएम आदेश जा खोद दे जा, डीएम जो करिए वो थोड़ा कहिए हम खोदो, वो अपने छोटे वाले से कहिए कि भैया जा, कमिश्नर से कहिए जा खुदवा दिया, वो दरोगा से कहिए, दरोगा के और से कहिए, ऐसे इनका परमिशन तब ये जा खुदाई करवाओ। तो ये एक ठेकेदार का, अपने भारतीय ठेकेदार का, जिसका नाम रहा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्व का पहला विद्वान था। पहले एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने खुदाई हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण खुदाई का योगदान दिया। और 1921 ईस्वी में खोदी शुरू की, 1921 ईस्वी में। और ये खुदाई की तो नहीं बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां झोपड़ी ना मिली है, वहां छत मिला है ठीक, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से घर मिला है। तो एक नाम कह दूं भैया, ये कहें कि यह एक शहरी सभ्यता है। यह एक कैसी सभ्यता भाई? शहरी सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता है। और बाद में उस समय जब इसकी खोज की गई तो एक और थे अधिकारी, उनका नाम लॉर्ड कर्जन ही थे। लॉर्ड कर्जन था, ये उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, पुरातत्व विभाग के प्रमुख समझ। इन्होंने इसकी मान्यता दी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है ठीक है। तो पेपर में कभी आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो जे खोदे रहे वही नाम जाते दयाराम साहनी। अरे नहीं तो खोद क्यों बताया, मतलब थोड़ी सी फूंक दे तो कहां बताओ। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सिंधु एक है ठीक है।
ये का सिंधु नदी किनारे है तो सिंधु सभ्यता कहलाएगा, बताएंगे इसे, ठीक। और यहाँ 350 शहर मिला है। एक जानकारी सबसे पहले क्या दे रहा, चार्ल्स सर्वेक्षण का काम एक कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसके खुदाई काम करके सौंपागा जॉन मार्शल, और वो के का ठेकेदार पकड़े दयाराम साहनी। और कब खुदाई की है, 1921। और ये देखिए जितना शहर है अधिकतर सिंधु नदी के किनारे है, तो जॉन मार्शल का इनका नाम है दे दिया सिंधु नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हां अरे लॉर्ड कर्जन ने जो इंडिया पाकिस्तान को बंटवारा करवाई, मतलब रेखा निर्धारित की। हां अरे वो तरह संविधान भारत को बताई थी। अरे नहीं ठीक। और दयाराम साहनी जब खोजे मौका तब बताएं कि भैया ये गांव वाली सभ्यता ना, ये सभ्यता कैसी है, शहरी। अच्छा शहरी सभ्यता कैसे पता लगे, मान ले कल के खुदाई करोगे तो कैसे पता लगे शहरी सभ्यता, यहाँ सड़क मिले, नाली मिले है, और व्यवस्थित तरीके से देखा सबका दरवाजा सड़किंग के ऊपर, मतलब बढ़िया व्यवस्था दे तो कहा जाए कौन सी व्यवस्था सही। और हड़प्पा सभ्यता में बहुत अच्छी व्यवस्था मिली, यहाँ मंदिर मिले हैं, मंदिर नहीं मिले लेकिन एक ऐसी मूर्ति मिली है काशी की जिसके आसपास जो है बहुत जानवर बिच्छू हैं, मतलब सांप गोजर कीड़ा बिच्छी सब है, और ये सब विभाग अपने क्या शंकर भगवान संभाल तो उसमें उपासना लगा देंगे कि शंकर भगवान की पूजा होती रही। अरे कई स्थितियां बताओ जी, शहरी सभ्यता है। और इस उस समय पुरातत्व के विभाग अध्यक्ष कौन थे भाई, लॉर्ड। अच्छा ये पूरा स्थलों की जो पुरास्थल की खोज होती है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है, सांस्कृतिक। और इस सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है, मांडा। दक्षिणी दायमाबाद कौन सा भाई, और पूर्वी कौन सा है, आलमगीर और आलमगीर सुतका गंडा। इसका ट्रिक है एडिशन, सम एडी भी कह सकते हैं, सम एडी, ठीक है ना। सुतका मांडा आलमगीरपुर दायमाबाद, ठीक है ना, सम एडी, कोई दिक्कत नहीं इसको। और इसका क्षेत्रफल कितना था भाई, 13 लाख वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर है,